तीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले है छोटा टॉपिक। तीन महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे। एक हमारा चर्चा रहेगा राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, और एक क्या डिस्कशन रहेगा, कर। और इसके बाद हम समझेंगे हमारा पंचायती राज समाप्त हुआ। हम इस तीन टॉपिक के बारे में आज 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वह है राज्य वित्त आयोग। सबसे पहला टॉपिक रहेगा राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य वित्त आयोग क्या होता है, और राज्य वित्त आयोग आपको पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, ये आप राज्य वित्त आयोग आपको पढ़ने में और मजा आएगा यदि आपको संविधान के तहत बनाए गए उस वित्त आयोग के बारे में पता हो। पता है क्या उस वित्त आयोग के बारे में? कुछ याद आ रहा है? वित्त आयोग कुछ याद आ रहा है? आर्टिकल 243(1) 280, आर्टिकल नंबर 280 संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की बात कहा गया है। और आप सभी संविधान पढ़कर बैठे हुए हो, याद करो वित्त आयोग का काम क्या है। केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे को लेकर वह सलाह देता है कि राज्य और केंद्र के मध्य कर का बंटवारा कैसा होना चाहिए। उसी प्रकार एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन, अगर इसके प्रावधान करने की बात कहें कि इनका गठन क्यों किया गया है या इनका प्रावधान क्यों किया गया है, तो वह स्थानीय स्वशासन के मध्य, पंचायतों के मध्य करों के बंटवारे को लेकर बजट कितना प्रावधान किया जाए, इस बात को लेकर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस बात को आप थोड़ा समझिए दोस्त। आपने पंचायती राज व्यवस्था में सब बना डाले, सब समझ में आ गया आपको। आरक्षण क्या होगा, पदाधिकारी कैसे होंगे, सब कैसे होंगे, वो तभी चल पाएगा जब उसके पास उस गांव के विकास के लिए कुछ फंड भेजा जाएगा। गांव के पदाधिकारियों को, पंच सरपंच को लगेगा हाँ फंड आ रहा है, हमको पंच सरपंच बनने से गांव के विकास करने में हमारी कोई सहभागिता दिख रही है। जब उनको ये बात समझ में आएगा तभी वो गांव पंचायती राज व्यवस्था सफल हो पाएगा, उसका सपना सफल हो पाएगा। फंड भेजना जरूरी, कितना फंड भेजोगे, हर साल कितना भेजना चाहिए? एक पंचायत को क्या 4 लाख भेजा जाए? आज या वर्तमान में आवश्यकता के आधार पर प्रति ग्राम पंचायत को 20 लाख भेजा जाए। सिर्फ पंचायत की बात नहीं है, कल के क्लास से आप नगरीय निकाय भी पढ़ने वाले हो। नगर पंचायत जहां की जनसंख्या 5000 है, उसको कितना भेजा जाए? नगर पालिका, नगर निगम, रायपुर जैसे बड़े नगर हैं, इनमें विकास के लिए साल में कितना फंड दिया जाए? राज्य शासन कितना देगा गांवों को, पंचायतों को, नगरीय निकायों को? इस बात की सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। बात समझ में आया? और जब इनके सिफारिश के आधार पर, और इनका काम क्या है जी, गांव की स्थिति का आकलन करना, आज गांव में कहां तक का सुविधा हुआ है और कितना सुविधा का जरूरत है, कितना जल्दी उन सुविधाओं का जरूरत है। जब इस बात का ये आकलन कर लेता है, बता देता है, वो लिख कर दे देता है। हर ग्राम पंचायत को जहां की आबादी 2000 है, प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 20 लाख रुपए भेज दिया जाना चाहिए। डेफिनेटली ये वित्त आयोग ऐसा रहेगा, इनका काम सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना। तो एक लाइन में लिख लो इनका काम क्या है। लिखेंगे स्थानीय स्वशासन के मध्य, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायतों एवं नगरीय निकायों, एवं नगरीय निकायों के मध्य वित्त के बंटवारे को लेकर, वित्त के बंटवारे को लेकर सिफारिश करना। वित्त के बंटवारे को लेकर सिफारिश करना। वित्त, अच्छा वित्त की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार, ये ना कितना बजट भेजा जाए उसकी भी सिफारिश करता है, और जो कर आय रहता है सरकार के पास उसके बंटवारे को लेकर भी सिफारिश करता है। दोनों बात से सिफारिश करता है। क्या क्या सिफारिश हो गया? ये बजट को लेकर भी सिफारिश करता है, ये कर को लेकर भी सिफारिश करता है। तो क्या समझ में आया? इनका काम है सिफारिश करना। अच्छा, अगला अगर हम बात करेंगे इस आयोग में, हम बात करेंगे दूसरा शब्द होता है इस आयोग कार्य। अगर आपको समझ में आया मेन इनका पर्पस क्या है, तो प्रश्न बनता है इनका गठन कौन करता है। और इनके गठन के बारे में बात करेंगे तो इनका गठन करता है दोस्त राज्यपाल। कौन गठन करता है इसका? राज्यपाल इनका गठन करेगा।
अच्छा, बाद में आपसे एक प्रश्न पूछता है, एक वित्त आयोग का कार्यकाल क्या रहता है? वहां पे भी आपको मैं 5 साल पढ़ाया हूं, याद रखेंगे। यहां पे भी कितने साल रहेगा? 5 साल। इनका कार्यकाल, एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष रहेगा? 5 वर्ष। एक वित्त आयोग का गठन हो गया। ये आयोग आज वर्तमान में पंचायतों की स्थिति, कितना विकास हुआ है, उसके पिछड़ेपन, स्वास्थ्य, शिक्षा में पिछड़ेपन का आकलन करता है और सिफारिश करता है, और सिफारिश करने के बाद वो अपना रिपोर्ट देता है। क्या देता है? वो अपना रिपोर्ट। अब प्रश्न बनता है, जब वो अपना रिपोर्ट देता है तो रिपोर्ट में क्या देता है? वो जो अपना रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट में क्या देता है? अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो अच्छा, पहले बात तो ये बनता है रिपोर्ट किसको देता है? याद रखेंगे, रिपोर्ट किसको देता है? ये राज्यपाल। जिसने उनको गठन किया है उसको वो अपना रिपोर्ट देते हैं, और राज्यपाल, आप सभी समझ सकते हो, इस रिपोर्ट को कहां पे रखवाएगा जी? विधान मंडल। कहां पे लिखोगे? विधान मंडल। जहां पे एक सदनीय विधानसभा होगा वहां विधानसभा को दे देंगे। जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेगा वहां दोनों सदनों में रखा जाएगा, चर्चाएं होंगी और अंतिम रूप से उस सदन में निर्णय ले लिया जाएगा कि हाँ, पंचायतों को प्रति वर्ष कितना राशि दे दिया जाना चाहिए, उसकी शक्ति कैसे होनी चाहिए ये भी बताया जाता है। डायरेक्ट पंचायतों को कभी पैसा नहीं दिया जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। आप जिला पंचायत के माध्यम से पैसा दिया जाए, हाँ, खर्च करने की सीमा जरूर निर्धारित कर दी जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया किसके बारे में? राज्य वित्त आयोग। यही बात रखेंगे, गठन क्या है और इनका मेन काम क्या है। स्थानीय स्वशासन के मध्य करों के बंटवारे और बजट को लेकर यह सलाह देता है और इसी के अनुसार बंटवारा होगा। और सही मायने में बताऊं, पंचायती राज व्यवस्था को पहले भी लाने की कोशिश की गई थी, उनका सफल होने का सबसे बड़ा कारण था वित्त का व्यवस्था नहीं होना। पहले निर्धारित नहीं था, पंचायतों को कितना वित्त भेजा जाए ये पहले निर्धारित नहीं था। ये सब निर्धारण तो अभी हो रहा है, और जब से ये बराबर सही तरीके से काम कर रहा है, उनको वित्त भेजा जा रहा है, तब से पंचायती राज व्यवस्था सफल हुआ है और आज ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा कारण बना है। चलो भाई, अब एक बात भी आप समझ सकते हैं, अगर हमने किसी गांव को पैसा भेज दिया, चलो हमने किसी गांव को, किसी पंचायत को 20 लाख रुपया दे दिया कि लो भाई, साल भर में आपको इतने पैसे को खर्च करना है। कहाँ पे खर्चा होगा? वो पंचायत को लोग बैठकर डिसाइड करते हैं। 20 लाख रुपए दे दिए, उस साल कहाँ पे, गांव की आवश्यकता के आधार पर उसको खर्च करना रहता है। क्लियर है? अच्छा, ये बात भी आप याद रखेंगे, अगर खर्चा कर भी लिए, अब हमारा काम क्या रहता है? उसका लेखा संपरीक्षा करना, अकाउंटिंग एंड ऑडिट करवाना। अकाउंटिंग एंड ऑडिट करवाना, लेखा संपरीक्षा, इसी के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। भाई, आप ऐसा थोड़ी ना गांवों को 20 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद आप उससे हिसाब ही नहीं मांगोगे कि कहां पे आपने इतना खर्चा किया है, सही खर्चा किया है या नहीं किया है। आप जिस स्कूल भवन का निर्माण करने की बात कर रहे हो वो वास्तविकता में उतना ही बड़ा स्कूल बना है कि नहीं बना है? पता चला 1 कमरे का भवन बना दिया और आप बोल रहे हो बहुत बड़ा 6 कमरे का स्कूल बना है, ऐसा है, तो उसको ऑडिट करने का जरूरत पड़ता है। तो इसी बात को बोला जाता है लेखा संपरीक्षा। इसी के अंतर्गत हमारा चर्चा का विषय रहेगा लेखा संपरीक्षा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं कि जो हमारे द्वारा वित्त भेजा गया है उस वित्त के आकलन कौन करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, अगर आप खर्च कर रहे हो तो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का भी उनसे उत्तर पूछना जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने सड़क बना दिया है, गर्मी के दिनों में आपने सड़क बना दिया, बरसात का दिन आया, पता चला 6 माह तक वहां पानी भरे रहता है, तो ऐसा भी आपको सड़क नहीं बना देना है, बस पैसा ही खर्चा करना है करके। जो जरूरत का खर्चा है वो खर्च आपको पहले करना है। गांव में आपने नाली पहले बना दिया, पता चला गांव तक, घरों तक पानी पहुंचाने का व्यवस्था ही नहीं हुआ है, तो पानी पहले पहुंचाना है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ऑडिट करना जरूरी होता है। सही मायने में बताऊं तो भारत देश में ऑडिट करने वाला तो एक व्यक्ति होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो सबको ऑडिट कर देता है। वो एक संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ग्राम पंचायत जो भी खर्चा करेगा वो सबका, भारत देश के एक एक पैसे का ऑडिट करता है वो।
वो तो सिर्फ अंतिम रूप से बाद में देखता है, लेकिन आप जिसको जिम्मेदारी दिए हो उनको ऑडिट कौन करता है। तो याद रखेंगे लेखा संपरीक्षा 4 तरीके से होता है। एक जो होता है सामान्य, एक होता है सामान्य संपरीक्षा। अगर दूसरा हम बात करेंगे, या सामान्य नहीं लिखेंगे, या सामान्य ही लिख लो इसको लिखेंगे सामान्य। एक लिखेंगे आप वार्षिक संपरीक्षा। अगर हम बात करेंगे वार्षिक में बात करेंगे, और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे तो वह एक होता है सामाजिक, एक होता है सामाजिक, एक होता है सामाजिक, और चौथा एक होता है जिसका नाम होता है विशेष। 4 तरीके से आप ऑडिटिंग का काम कर सकते हो। कैसे होता जाता है इसको आप देखेंगे भाई, देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला है सामान्य संपरीक्षा। सामान्य संपरीक्षा ये जो तरीका होता है ये प्रति 3 माह में, प्रति 3 माह में, किसमें होता है? प्रति 3 माह। देखो मान लो जाए हम एक पंचायत की बात करते हैं। पंचायत में आपने सामान्य प्रशासन समिति सुने थे क्या? तीनों जगह सामान्य प्रशासन समिति था। एक्चुअल में वही ही उसी समिति को अधिकार रहता है पूरा खर्चा करने का। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट समिति वही होता है। अगर कोई धन आहरण करना है, सरकार ने तो पंचायत के अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल दिया, वो अगर 20 लाख रुपए निकालना है तो उसमें सामान्य प्रशासन समिति की अनुमति होना जरूरी है। अच्छा, पैसा निकाल लिया जाता है, बहुत आसान काम है। सही मायने में बोलूं तो सरपंच और सचिव मिलकर पैसा निकाल लेते हैं, और आपने खर्चा भी कर दिया, और आपने खर्चा भी कर दिया, लेकिन प्रति 3 माह में, हर 3 माह में पंचायत में आपको जवाब देना पड़ेगा कि अब तक आपने कितना पैसा खर्च किया है, किस किस बात को लेकर आपने खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, नाली निर्माण में कितना हुआ है, भवन निर्माण में कितना हुआ है। हर 3 माह में प्रति पंचायत में, जनपद पंचायत में अपना अलग, जिला पंचायत में अपना अलग, ग्राम पंचायत में अलग। पंचायत के लोग ही जब बैठक करते हैं तो पूछते हैं, पंचायत लोग, पंचायत के अन्य पंच लोग पूछते हैं, हाँ भाई क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि 20 लाख रुपए किसी ग्राम पंचायत को भेज दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत उस 20 लाख रुपए को खत्म नहीं कर पाता, वो पैसा वापस चले जाता है। ऐसा भी स्थिति हो जाता है। पंचायत व्यवस्था में खर्चा नहीं हो। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, खर्चा नहीं कर पाए हैं गाँव के लोग। तो कहने का मतलब है क्यों नहीं खर्चा कर पा रहे हो, आपको जगह क्यों नहीं मिल रहा है, आपको उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाना है। तो हर प्रति 3 माह में कौन करेगा? आपका पंचायत, पंचायत के सदस्य, पंचायत सदस्य कौन करेंगे? पंचायत के सदस्य। अगला है वह है वार्षिक संपरीक्षा। वार्षिक नाम से ही क्लियर है, ईयरली ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। साल में एक बार, साल में एक बार होगा। लो भाई, साल में एक बार। अच्छा, साल में एक बार बोल रहा हूं, इसका मतलब कब होगा इस बात को भी आपको जानने का जरूरत है। अप्रैल, मार्च अप्रैल में, अंत में, अप्रैल या मार्च के महीने में, ये साल भर में, पूरे साल भर में कितना पैसा आया, विधायक निधि से कितना पैसा आया, सांसद निधि से कितना पैसा आया, और उस पैसे में आपने कितना खर्च किया, जो खर्च किया वो कैसे किया, उनके बारे में ऑडिट किया जाता है। सब बैठकर ऑडिट करते हैं, सही खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी पंचायत में हो रहा है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है सामाजिक अंकेक्षण। एक्चुअल में इसका नाम है सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है, और ये सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, किसी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह पहले, मतलब लगभग कौन से माह में बात करते हैं हम लोग? दिसंबर। याद आ रहा है क्या कुछ? पंचायत में बैठक नहीं होगा, बैठक कहाँ पे होगा? ग्राम सभा में, और पूरे सरपंच और पंच लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे और बताएंगे साल भर में हमारे गांव में कितना पैसा दिया है सरकार ने। ठीक है, आप लोगों को हम चुनाव जिताकर पदाधिकारी बना दिए थे, खर्चा करने का आपको हम जिम्मेदारी दिए थे, लेकिन आपने कैसे खर्चा किया इसको आप बताइए। पूरे ग्राम सभा के लोग बैठाते हैं। वार्षिक बजट याद आ रहा है क्या? वार्षिक लेखा संपरीक्षा याद आ रहा है? प्रशासनिक रिपोर्ट, हितग्राहियों का चयन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक सामाजिक अंकेक्षण है, और यही सबसे महत्वपूर्ण अंकेक्षण है। मैंने बोला था ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा कार्य है सामाजिक अंकेक्षण करना।
मतलब समाज के लिए, समाज के उस ग्राम पंचायत के समाज के विकास के लिए सरकार ने जितना पैसा भेजा तो सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का जानकारी लेना कहाँ पे होता है? ये ग्राम सभा में। और अंतिम है वह है विशेष संपरीक्षा। विशेष संपरीक्षा करवाया जाता है दोस्त प्रशासन के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे, ये करवाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। प्रशासन, जैसे कि कभी आप इस बात को समझेंगे, प्रशासन ने किसी ग्राम पंचायत को फंड प्रोवाइड कराया, उनको पैसा भेज दिया। पैसा भेजने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उस पंचायत में कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पालन किया जा रहा है, जांच करने की जरूरत है। उन लोग जिस हिसाब से काम बता रहे हैं उनको सुनाई आ रहा है। अब हो सकता है एसडीएम को ये बात पता चल रहा है, कलेक्टर को पता चल रहा है, उप संचालक पंचायत को पता चल रहा है। उस परिस्थिति में सरकार, राज्य सरकार, सीधी सी बात, सबको क्या कहोगे आप? राज्य सरकार, चाहे वो एसडीएम हो चाहे कोई भी हो, क्या बोलोगे आप? राज्य सरकार भी ऑडिटिंग करवा सकता है किसी ग्राम पंचायत का, किसी जनपद का। और कैसे ऑडिट कराएगा? किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेज देगा, नियुक्त कर देगा, एसडीएम को, कलेक्टर को नियुक्त कर देगा। उस ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता समझ में आ रहा है, वहां का ऑडिट करने, आप ऑडिट करवाइए, देखिए क्या हो रहा है वहां, पता कीजिए जो पैसा भेजा जा रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक कलेक्टर वो गांव में चले जाएगा, ग्राम सभा में सबको बुलाया, ग्राम पंचायत में सबको बुलाया जाएगा, सरपंच को, सचिव को बुलाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जवाबदेह कौन है वहां पे? अब सचिव। कलेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जवाबदेह सचिव है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक व्यक्ति है। उन लोग तो जनप्रतिनिधि आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको तो हमेशा वहां पे रहना है, तो उनसे पूछा जाएगा। और बोला गया है जब भी ऐसा ऑडिट होगा, बिल्कुल जो जो जानकारी उस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मांगा जाएगा, जो वहां पे जांच करने गया, हर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पदाधिकारी को भी सरपंच से जो जो मांगा जाएगा पूरा रिकॉर्ड लाकर देना पड़ेगा। वहां पे सचिव से जो जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा वो रिकॉर्ड लाकर देना पड़ेगा। जनपद सीओ से जो जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा। और सिर्फ मैं बोल रहा हूं पैसे का ही जांच नहीं कर सकते, हर बात का जांच कर सकते हैं। पता चला गांव के लोग बैठक ही नहीं करते हैं, खबर आया गांव के लोग बैठक नहीं करते, बाहर में कहीं साइन करवा लेते हैं। साल भर हो गया ग्राम पंचायत का एक भी बैठक नहीं हुआ है, ये पता चल रहा है। लाओ तो कब बैठक हुआ, वो आदमी उस दिन था या नहीं था, कौन कौन थे, वास्तविकता में उस मुद्दे पर चर्चा हुआ कि नहीं, गांव में कहां कहां पे काम चल रहा है। ये राज्य सरकार शक्ति अपने पास रखा है। राज्य शासन चाहे तो किसी भी पंचायत का ऑडिटिंग करवा सकता है, जांच करवा सकता है, जांच करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। हाँ, बस इतना ही कहा गया है, जांच जब भी करवाया जाएगा वर्ग 2 अधिकारी कम से कम होना चाहिए। कौन सा अधिकारी? वर्ग 2 स्तर का अधिकारी होना चाहिए, उसी से जांच करवाना है। पटवारी को नहीं बोल देना है जाओ तो जांच करो करके। बात समझ में आया कि नहीं आया? वर्ग 2 अधिकारी, ये बात भी समझ में आया? तो ये पूरे का पूरा ये बोलता है पैसा भेज दो। सरकार ने पैसा भेज दिया, लेकिन पैसा भेजने के बाद उनका सम परीक्षा करना जरूरी है। सम परीक्षा कितने नाम से हो जा, कितने तरीके से हो सकता है? 4। सामान्य सम परीक्षा प्रति 3 माह में पंचायत में होता है, एक वार्षिक साल में एक बार पंचायत में होता है, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा करवाया जाता है, और एक विशेष किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन के द्वारा। बात समझ तभी तो हमको समझ में आएगा जी कि वास्तविक जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो सही जगह यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। ये समझ में आया पूरे का पूरा मुद्दा। चलो एक चीज, अगर ये चर्चा चल रहा है तो मैं एक चीज और बताता हूं। हर पंचायत का अपना निधि होता है। निधि मतलब होता है खाता, अकाउंट की बात कर रहा हूं, अकाउंट की बात करता हूं मैं। हर पंचायत का अपना एक खाता होता है। डेफिनेटली अगर सरकार ने 20 लाख रुपए भेज रहा है तो 20 लाख रुपए खाते में जमा होगा। सरपंच के पर्सनल खाते में तो नहीं डाल देना है, वो ग्राम पंचायत का खाता होता है। बोला गया है ये जो खाता है, जब 1993 में पंचायती राज अधिनियम आया तो बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, तो डेफिनेटली बोला गया आप इसको आप आसपास के अपने किसी बैंक में भी खाता खुलवा के रख सकते हो, डाकघर के माध्यम से, बचत बैंक के माध्यम से, आप इन सब जगह भी अकाउंट खुलवाकर पैसे को आप वहां पे रख सकते हो। तो बिल्कुल अगर मैं अकाउंट की बात करूं, निधि की बात करूं, तो हर पंचायत का अपना एक अलग निधि होगा। जिला पंचायत का अलग होगा, जनपद का होगा, और ग्राम पंचायत का अलग अलग खाता होगा। हाँ, अच्छा, इस निधि की बात कर रहे हैं
अब इस निधि में हमको करना है धन आहरण। क्या करना है? धन आहरण। धन आहरण का मतलब है धन निकालना है। अकाउंट से क्या करना है? धन निकालना है। और अगर हम धन आहरण की बात करते हैं तो कैसे धन निकलेगा, किसके कहने से निकलेगा? तो हम पढ़ते हैं 3 निधि है। एक निधि किसका है? आपका ग्राम पंचायत। एक निधि किसका है? आपका जनपद पंचायत। और एक निधि किसका है? आपका जिला पंचायत। किसका है? आपका जिला पंचायत। 3 अकाउंट है। कैसे निकलेगा? याद रखेंगे, यदि कोई ग्राम पंचायत में, कहां पे? आपका ग्राम पंचायत, तो धन निकालने का तरीका क्या है? यहां पे आपके सरपंच और सचिव, कौन सा सचिव? ग्राम सचिव। सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से, सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से दोनों का जब साइन होगा, तभी धन निकाला जा सकता है। किसी एक भाग का भी साइन अगर नहीं रहा तो धन नहीं निकाला जा सकता है। ये बात, अगर ऐसा है कि किसी ग्राम पंचायत में सचिव नहीं है, सचिव का पद रिक्त है, उस परिस्थिति में आपको जनपद पंचायत सीओ, वो जो ग्राम पंचायत है डेफिनेटली किसी न किसी जनपद के अंतर्गत आएगा, तो जनपद पंचायत सीओ का हस्ताक्षर ले लो और सरपंच का हस्ताक्षर ले लो और धन आहरण करवा सकते हो। आप धन आहरण करवा सकते हो। ये एक शक्ति दिया गया है। दोनों के हस्ताक्षर के बगैर नहीं होगा, दोनों के नाम पर ही अकाउंट से खाते निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? एक जनप्रतिनिधि को शक्ति है और एक किसको है? सचिव, प्रशासनिक अधिकारी समझ लो, प्रशासनिक कर्मचारी, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से धन आहरण। हाँ, अब लेकिन प्रश्न बनता है जनपद और जिला पंचायत में क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो जनपद पंचायत सीओ प्लस सहायक लेखाधिकारी, किसके हस्ताक्षर से? सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे जिला पंचायत सीईओ प्लस सहायक लेखाधिकारी, इनके माध्यम से धन आहरण होता है। यहाँ पैसे निकालने की जिम्मेदारी, यहाँ पे पैसे निकालने की जिम्मेदारी इन दोनों को है। बात समझ में आया? ये जनपद और जिला पंचायत की बात हो गई और ये ग्राम पंचायत। धन आहरण करने का अपना तरीका है। क्लियर है? ये एक सिस्टम बनाकर रखा गया है कि किस प्रकार से होगा। ठीक, चलो, ये आपका अब एक टॉपिक समाप्त होता है जिसका नाम है राज्य वित्त आयोग। अगला हमारा टॉपिक शुरुआत होगा। अगला हमारा टॉपिक है और वह है राज्य निर्वाचन आयोग। लो भाई, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसा होता है। आप सभी को पता है अभी तक इतना हम पंचायती राज, नगरीय निकाय, पंच, सरपंच, उप सरपंच चुनाव हो रहा है। कल ही एक बहुत बड़ा चुनाव होकर रिजल्ट भी आ गया। जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पंच सबका चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? कल रिजल्ट आया होगा, मैं भी आपको पता हो तो आपको उस वहां पे पता होगा वो जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसने करवाया, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, कोई कांग्रेस और भाजपा के आधार पर ना हो। निष्पक्ष चुनाव कराना है तो इस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या बनाया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। इस राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या रहेगा? डेफिनेटली स्थानीय स्वशासन संबंधी चुनाव कराना, स्थानीय स्वशासन संबंधी चुनाव कराना। अच्छा, स्थानीय स्वशासन संबंधी चुनाव कराने का मतलब है ये 2 प्रकार का ही चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, याद करके देखो, इससे पहले मैंने सिर्फ निर्वाचन आयोग भी पढ़ाया हुआ है, आपको याद आ रहा है? 6 प्रकार का चुनाव करा दिया था वो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद करवा डाला था ना। अब वहां का चुनाव हो गया तो जितना भी बचा हुआ चुनाव हो गया, ऐसा समझ लो आप जैसे कि ये चुनाव कराता है पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित चुनाव कराना और नगरीय निकाय से संबंधित भी चुनाव कराना।
नगरीय निकाय से संबंधित चुनाव कराना। ये लो भाई, अगर पंचायती राज से संबंधित चुनाव मतलब इनका काम क्या है, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना, या हम बात करेंगे जनपद पंचायत का चुनाव कराना। ये लो भाई, जनपद पंचायत का चुनाव कराना, या हम बात करेंगे जिला पंचायत चुनाव कराना। जिला पंचायत, ये तीनों स्तर का जो चुनाव होता है ये कराता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नगर पंचायत चुनाव कराना, अगला मैं बात करूं यहाँ पे नगर पालिका चुनाव कराना, या मैं बात करूं नगर निगम चुनाव कराना। ये सब चुनाव कराना इनकी जिम्मेदारी है, जितना भी चुनाव होता है। और हाल फिलहाल में आप देखे होंगे जो आप करें, अभी दोनों चुनाव हुआ है, दोनों चुनाव हुआ है। जो उपचुनाव होना था, जितने भी नगरीय निकायों पर उपचुनाव होना था, लगभग 1 महीने पहले हुआ है। और इसीलिए आपके करंट अफेयर के पुस्तक में वो है कौन कौन से नगर निगम में, नगर पंचायत में चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ, उसका डिटेल है। इसका रिजल्ट तो कल ही आया है, इसलिए करंट अफेयर में नहीं है। और आप बिल्कुल बीच बीच में पढ़ते रहोगे कि बताए होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कहे अनुसार, इनके कहे अनुसार जो भी चीजें हैं, इनका जिम्मेदारी है सब चुनाव कराना। अब भी इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई है, ये चुनाव कराना। अच्छा, अगर इसमें मैं चर्चा करूंगा राज्य निर्वाचन आयोग पहला बात तो याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है जान रहे हो जी, इनका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 किसमें है, के। और इसमें भी आपको एक लाइन लिखना था जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे भी ये भी कौन सा है आपका संवैधानिक निकाय है क्या, पक्का ना। इनका भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 आई में है। सही बोल रहे हैं, ये भी संवैधानिक है, संविधान में प्रावधान है इसका, छोटा मोटा निकाय नहीं है, ये भी संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के में किया गया है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, यह एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय निकाय। भले बोल रहा हूं मैं आयोग, लेकिन इस आयोग में कितने मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, एक सदस्यीय निकाय है। क्या है आपका, एक सदस्यीय निकाय। अच्छा, अगर एक सदस्यीय है, अब प्रश्न बनता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, डेफिनेटली किसके द्वारा याद रखोगे आप, राज्यपाल। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जा रही है। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है कार्यकाल कितना पढ़ोगे दोस्त आप, 6 वर्ष या 62 वर्ष। क्या पढ़ोगे, 6 वर्ष या 62 वर्ष। समझ में आता है क्या 6 वर्ष या 62 वर्ष का मतलब, पक्का ना, जो भी पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष। अच्छा, एक चीज और बताना दोस्त, आप लोग अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैंने बोला एक सदस्यीय निकाय है, तो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, 99% चांस है इस साल सीजीपीएससी का प्रश्न है, क्योंकि इस समय दोनों उपचुनाव हुए हैं। बात समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न बनता है हटाया जाना, हटाया जाना, हटाया जाना, इनको कौन हटा सकता है पद से, इनके बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, ऐसा लिख दिया गया है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको संडे का क्लास आ रहा है ना, संडे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। अब सोच के देखो एक बार, नियुक्ति कौन कर रहे हैं दोस्त, राज्यपाल। हटा कौन रहे हैं, संसद। ये अपने आप में ऐसा क्यों किया गया है जानते हो, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। कौन सा पद है, एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। यह कोई प्रसाद पर्यंत पद नहीं है कि राज्यपाल ने ही नियुक्ति किया और राज्यपाल ने ही उनको हटा दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया किसके लिए है,
आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और आप संडे के क्लास में यही पढ़ने वाले हो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। और डेफिनेटली आप बिल्कुल, और कोई नहीं है, एक प्रस्ताव एक सदन में लाओ, राज्यसभा में लाओ, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराओ, उसको कहाँ लेके जाओ, लोकसभा, लोकसभा से भी अब पारित हो गया, दोनों सदन बोल दिया हाँ उनको हटा देना चाहिए तो हटा दिया जाएगा। एक प्रकार का विधेयक समझ लो आप। बात समझ में आया? ये है, ठीक है भाई। ये किसके बारे में हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। जब भी आप सीजीपीएससी या कोई एग्जाम देते हो, हर समय आपको अपना राज्य निर्वाचन आयुक्त पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। मेरे को लगता है एग्जाम क्रैक करना 6 वर्ष मोर देन सफिशिएंट है आप लोग के लिए। कुछ समझ में आया मैं बोलना चाह कि नहीं? आप बहुत लोगों को आया ही नहीं है बात समझ में। एक बार याद करो, नौकरी लग जाएगा। ठीक, चलो। इसके अगर मैं बात करूंगा अन्य कार्य, इनके अन्य कार्य क्या है? एक कार्य तो है डेफिनेटली, पहला कार्य शुरुआत में लिखवा दिया, स्थानीय स्वशासन संबंधी चुनाव संपन्न कराना। दूसरा, अगर मैं बात करूं दूसरा कार्य, पहला कार्य हो गया सब चुनाव कराना। दूसरा क्या है दोस्त? मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। ये लो भाई, मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव से पहले क्या बनाना पड़ेगा? मतदाता सूची। क्यों करना पड़ेगा? हो सकता है उसी समय किसी व्यक्ति ने अपना 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर लिया है, तो डेफिनेटली जब भी चुनाव होगा ना, मतदाता सूची उस क्षेत्र में अपडेट होना बहुत जरूरी है, तभी चुनाव होगा। तो सबसे पहले क्या है? मतदाता सूची तैयार करना। नंबर अगला अगर हम बात करें, आचार संहिता घोषित करना। आचार संहिता, आचार संहिता घोषित करना। ये लो भाई, आचार संहिता घोषित करना। एक चीज और हम बात करें तो बिल्कुल मतदाता सूची का आधार पर क्या करना? परिसीमन करना। जैसा मतदाता सूची रहेगा वैसा ही क्या किया जाएगा? परिसीमन। पहले मतदाता सूची तैयार होता है और उसके बाद पता चल जाता है कि कहाँ पे कितने और ज्यादा मतदाता आ गए। और अगर मतदाताओं में वार्ड में, अगर वही बताया ना था एक तो स्टोरी, किसी वार्ड में 100 है, किसी वार्ड के मतदाता सूची में क्या होगा? 150, तो तुरंत क्या करना पड़ जाएगा? परिसीमन। क्या करना इनका? परिसीमन करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना, अधिसूचना जारी करना। इसका मतलब क्या है? अधिसूचना का मतलब है जैसे कि चुनाव कितने चरण में होगा, चुनाव कितने चरण में होगा बताएगा वो, चुनाव का तारीख बताएगा, चुनाव का क्या बताएगा? तारीख बताएगा, क्या होना चाहिए, और क्या बताएगा वो? तारीख बताने के साथ साथ कब से आचार संहिता है ये बताएगा, कब से आचार संहिता लग गया ये बताएगा। साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब परिणाम कब घोषित किया जाएगा, इनके बारे में भी बताएगा। अब बात बनता है, जब आप पुस्तकों को पढ़ोगे तो एक याद रखेंगे, राज्य शासन क्या करता है? तो राज्य शासन या राज्यपाल किस बात का घोषणा करता है? राज्य शासन या राज्यपाल किस बात का घोषणा करता है? तो याद रखेंगे, राज्य शासन या राज्यपाल सिर्फ इतना ही घोषणा करता है कि चुनाव कराना है। जैसे बिरगांव नगर निगम में भी चुनाव हुआ, तो बस इतना ही बताएगा चुनाव कराना है, इसकी घोषणा करता है, चुनाव की घोषणा करता है। लेकिन चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कब होगा, कितने चरण में होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, मोबाइल अंदर लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, कर्मचारी लोग अपना मोबाइल अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे बंद होगा। नक्सलाइट एरिया आ गया, राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा मोहला मानपुर है, वहां पे चुनाव जल्दी शुरू कर देते हैं, 7 बजे 3 बजे तक बाइंड अप करवा देते हैं। तो सब कौन जारी करेगा? सब के सब ये निर्वाचन आयोग, इनका काम है। अच्छा, अकेले कर सकता है क्या जी? ये अकेला ठाकुर राम सिंह सब जगह काम कर लेगा क्या? नहीं, वास्तविकता में ये काम को करवाएगा। जिम्मेदारी किसको देगा जी? आप जैसे जो अधिकारी बनोगे उनको ये जिम्मेदारी देते हैं, कलेक्टर को, तहसीलदार को। इसीलिए ये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी एक चुनाव के समय नियुक्त किया गया एक अधिकारी रहता है। जैसे एक पूरे का पूरा
पूरे का पूरा जिला पंचायत का चुनाव है, तो जिला पंचायत के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कलेक्टर को नियुक्त कर देता है। एक जनपद क्षेत्र के मेन प्रमुख के रूप में तहसीलदार को जिम्मेदारी दे देता है। तहसीलदार प्रमुख रहता है, उस चुनाव में कब आएगा, लोग कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, कहाँ पे लाकर वो जमा करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि कहाँ पे होगी, क्या क्या करना है, ट्रेनिंग किसको किसको देना है, ये सब चलता है। तो जैसे पूरा जिले का रिटर्निंग अधिकारी किसको बना दिए, कलेक्टर। एक जनपद, अच्छा तहसीलदार को पूरे जिले का रिटर्निंग अधिकारी बनाया जा सकता है क्या? तो ऐसे रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और ऐसे बढ़िया एक शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया से चुनाव संपन्न कराया जाता है। बात समझ में आया? जैसे अभी चुनाव संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? कभी सुने हो क्या किसी का मत पेटी उठा कर ले गए? पहले ऐसे बहुत मामले सुनाई देते थे। जैसे किसी दल को किसी व्यक्ति को लगता था मैं हार रहा हूं, तो पूरे का पूरा पेटी गायब करवा देता था वो, या दंगे करवा देता था, लड़ाई झगड़े करवा देता था। लेकिन आज के डेट में सूचना इतना जबरदस्त फैल चुका है कि अब ऐसे चीजें नहीं होते, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होता है। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीजें क्लियर है जी? ये निर्वाचन आयोग का काम है और ऐसे बढ़िया चुनाव होता है और चुनाव के बाद सब पदाधिकारी चुनकर आते हैं। क्लियर? यहाँ तक भी समाप्त हुआ। ठीक, अगला मुद्दा है वह है कर। आखिरी टॉपिक क्या है हमारा? कर। पंचायती राज व्यवस्था में कर की बात करता हूँ, लेकिन चलो मैं याद दिलाना, 4 टॉपिक में लास्ट में एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा। कर के बारे में बात करते हैं। कर, आपको पता है, आप याद करो गाडगिल समिति, याद आ रहा है गाडगिल समिति? गाडगिल समिति ने एक सलाह दिया था। क्या दिया था? पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दे दो। इससे क्या फायदा होगा जी? उनके पास एटलीस्ट पूरी डिपेंडेंसी सरकार के पास तो नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी अपने लिए भी कुछ धन है, ज़्यादा नहीं, साल भर में 1 लाख रुपए भी अगर कहीं कहीं से इकट्ठा कर ले तो उनके लिए कुछ तो व्यवस्था है। तो अपने लिए क्या है कि व्यवस्था कर ले? कर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कर के व्यवस्था को लेकर समझे तो मैं सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे, आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ा रहा हूं। ईयर क्या है, कोई बता सकता है? कितना है मिलिंद? आदित्य पक्का? 92 नहीं है? 92 क्या है? तो ऐसा नहीं बोलना है। 92 क्या है? वो भी एक कानून है। क्या है 92? किसको बोला जाता है? याद रखेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1992, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। छत्तीसगढ़, जिस समय हम मध्य प्रदेश से, वहां से विधेयक पहली बार विधानसभा से 30 दिसंबर 1993 को पारित हुआ था। याद आ रहा है? इसलिए क्या चिपक गया है ऐसा। अच्छा, इस पूरे अधिनियम की अगर हम बात करें, कोई भी अधिनियम जब बनता है, जो भी जितने भी पेज का होगा, मान लो जाइए 60 पेज का एक और कानून बन गया, तो 60 पेज के कानून, जब कोई कानून, जैसे आपका संविधान, आप जल्दी समझोगे, आपका संविधान में भाग है, भाग अलग अलग अध्याय में बटा हुआ है, अध्याय के अंदर क्या है आपके? अनुच्छेद। वैसे ही जब किसी कानून को बनाया जाता है, महिला लोग जल्दी समझेंगे, मैडम लोग, है ना, जब उन लोग को इतना सारा कानून बनाया हो तो पूरे का पूरे अधिनियम में क्या होता है? अध्याय। क्या होता है? अध्याय। अध्याय के साथ साथ क्या होता है? भाग। भाग के साथ साथ क्या होता है? अनुसूची। कभी अगर टेबल बनाने की जरूरत पड़ गई, क्या बनाने की जरूरत पड़ गई? टेबल, तो क्या बना दिया जाता है? अनुसूची। एकदम गलत लिख दिया ना मैं? अध्याय। अध्याय के बाद क्या रहता है? धारा, सेक्शन। क्या रहता है? सेक्शन। चैप्टर, सेक्शन एंड शेड्यूल अनुसूची कहा जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जब ये कानून बना है, तो याद रखेंगे इस कानून में कुल 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15। हर अध्याय में अलग अलग ऐसे धारा बना है, धारा 1, धारा 2, धारा 3। अनुच्छेद सिर्फ संविधान में लिखा जाता है, बाकी जगह क्या लिखा जाता है? धारा। अगर धारा की बात करें 132, कितने धारा हैं? और अनुसूची की बात करें तो कितने हैं? 4। अनुसूची मतलब होता है टेबल, और आप जानो काहे का टेबल? कर का टेबल। ये जो 4 अनुसूची है ना, इस पूरे के पूरे 4 अनुसूची में क्या है?
कर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कर। चारों में कर के बारे में बताया गया। 4 टेबल बना दिए गए। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है। और इधर ध्यान दें आप लोग, अगर मैं बात कर रहा हूं आपका 4 अनुसूची है तो आप अनुसूची 1 और आप अनुसूची नंबर 2 को ही याद रखेंगे। 3 और 4 का काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे खुद नहीं समझ में आया और समझाना क्या चाह रहा था। समझ में आ रहे हैं? और अभी तक प्रश्न अनुसूची 1 और अनुसूची 2 से आए। 4 अनुसूची है। और अनुसूची अगर 2 अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 1 में क्या बताया गया है? अनिवार्य कर। किसके बारे में बताया गया है? अनिवार्य कर, कंपल्सरी टैक्स, जो अनिवार्य रूप से अधिरोपित किए जाएंगे। और दूसरा अनुसूची नंबर 2 में किसके बारे में बात किया गया है? वैकल्पिक कर। वैकल्पिक ऑप्शनल है, इसको लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। क्लियर है जी? ये बात समझ में आया? तो आज के क्लास में हमको ये समझना है कि अनिवार्य कर कौन कौन से हैं और वैकल्पिक कर कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इधर ध्यान दोगे आप। अभी ये 3 चीज पढ़ा रहा हूं, कल के क्लास से हम इस 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 पढ़ डाले, लगभग इतना याद रखेंगे। जितना भी टैक्स वसूलना है, नंबर 1, जिला पंचायत के पास टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, जिला पंचायत टैक्स किससे वसूलेगा? ये तो सोचो। एक जिला पंचायत है, जिला पंचायत के लोग भी तो किसी न किसी गांव में रहते हैं, तो उनका टैक्स कौन वसूले? पंच और सरपंच। भाई, जिला पंचायत बनाए क्यों गए हैं? उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के विकास के लिए। गांव का पैसा इकट्ठा करके आप करोगे क्या? फाइनली अंत में किसको देना है? पंचायतों को। तो डेफिनेटली याद रखेंगे। अच्छा, अगर इन दोनों के पास अधिकार तो है, लेकिन पूरे का पूरा कर व्यवस्था को समझोगे समझ में आएगा। जनपद पंचायत के पास 2 या 3 विषयों पर ही आपके कर वसूलने का अधिकार है। बाकी जितने भी कर वसूलने का अधिकार है वो किसके पास है? परसेंटेज के आधार पर बोलूं ना, 98% टैक्स कौन वसूलेगा? ग्राम पंचायत। मात्र 2% टैक्स किसको मान लो आप? जनपद। किसको मान लो? जनपद। ऐसा अधिनियम में लिखा नहीं गया है, लेकिन पूरा पढ़ोगे तो बात में समझ में आएगा। जैसे उसको नाट्यशाला, मनोरंजन टैक्स बस लेने का अधिकार है जनपद को, बाकी पूरा कौन वसूलेगा? ग्राम पंचायत। कौन वसूलेगा? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अनिवार्य। हेडिंग डालेंगे अनुसूची नंबर 1। क्या डालेंगे आप? अनुसूची अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में हम बात करेंगे, सबसे पहला आज हमारा चर्चा का विषय है अनिवार्य कर। अनिवार्य कर कौन कौन सा रहेगा? और अनिवार्य कर के लिए ऐसे बढ़िया टेबल बना लो। ऐसे वो कर जो ग्राम पंचायत द्वारा वसूले जाएंगे, और ऐसे कर जो आपके जनपद पंचायत के द्वारा वसूले जाएंगे। ऐसा जल्दी से बना लो। अनुसूची नंबर 1 अनिवार्य कर के बारे में बात कर रहे हैं। एक वो शुरुआत करें? चलो शुरुआत करके खत्म भी कर दें, आप बहुत दिन हो गया। चलो, ग्राम पंचायत कौन कौन सा अनिवार्य कर अधिरोपित कर सकता है, इसको समझेंगे। नंबर 1 वह है संपत्ति कर। क्या ले सकते हो आप? संपत्ति कर। लोगों के पास गांव में संपत्ति है, घर है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो जैसा एग्रीकल्चर लैंड है, जिसके नाम पर जितना जमीन है, उस हिसाब से प्रति एकड़ आप 10 रुपए, 100 रुपए, उस हिसाब से आप कर वसूल सकते हो आप। या उनके घर के आधार पर जितने स्क्वायर फीट में आपका जमीन है, उस आधार पर वसूल सकते हैं। जितने लोग शहर में रहते हो बिल्कुल जानते होंगे, शहर में आप नगर निगम में जाके हर साल क्या पटा के आते हो? संपत्ति कर। वैसे ग्रामों में भी क्या वसूला जाएगा? संपत्ति कर। बात समझ में आया? नंबर दूसरा अगर हम बात करें, यह है प्रकाश कर। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश कर। प्रकाश कर का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, गांव में बिजली दिया जाता है। घरों की बिजली की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रीट लाइट है, उसका बिजली बिल कौन पटाएगा? पंचायत के पास तो पैसा सिर्फ बिजली बिल पटाने में चले जाएगा। इसलिए क्या कर लो आप, गांव के लोगों से ही क्या कर लो, हर घर के पीछे महीने 10 रुपये मांग लो। कितना रुपया मांग लो? 10 रुपये, 25 रुपये मांग लो। तो ये प्रकाश कर एक प्रकार का ये अनिवार्य कर होता है। अगर मैं और बात करूं तो यह है बाजार कर। क्या याद रखेंगे आप? बाजार कर। या आप बात करेंगे व्यवसाय कर।
बाजार कर, या आप बात करेंगे व्यवसाय कर। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब गाँव में देखेंगे छोटे मोटे किराना स्टोर होते हैं, कोई मेडिकल शॉप खोल कर बैठा हुआ है, कोई ऑटोमोबाइल का दुकान खोल कर बैठा हुआ है, कोई फैंसी स्टोर्स खोल कर बैठा हुआ है। आप बिल्कुल उससे हर दुकान के पीछे आप पैसा ले लो, महीने का 100 रुपया ले लो हर दुकान के पीछे व्यवसाय करने के लिए, तो वो एक कर होता है। जैसे शहरों में पटाया ही जाता है, व्यवसाय करने के लिए गुमास्ता बनवाने जाओगे बिल्कुल वो आपसे टैक्स ले लेगा, जितने बड़े क्षेत्र में आप कर रहे हो उस हिसाब से। संपत्ति कर, प्रकाश कर, बाजार कर या व्यवसाय कर। अगला या एक और लिखना है तो पशु पंजीकरण कर, पशु पंजीकरण, पशु पंजीकरण कर। आप अपने घर में जो पशु रखे हुए हो, अगर गांव अगर ऐसा निर्धारित कर दे, ग्राम पंचायत डिसाइड कर दे कि गांव में जितने पशु हैं सबका पंजीकरण होना जरूरी है, गांव में हमारे पास कितने बैल है, कितने गाय, कितने भैंस है, पंजीकरण टैक्स लगाना है, तो आप पंजीकरण करवाते जाइए और हर पशु के पीछे क्या दे दीजिए, आप पंचायत को कोई टैक्स ले लीजिए। गांव में तो रह ही रहे हो, रहेंगे, चारागाह का प्रयोग करेंगे वो। तो संपत्ति कर, प्रकाश कर, बाजार कर, व्यवसाय कर। व्यवसाय कर में ही आजीविका कर आता है, व्यवसाय कर में ही क्या आता है, आजीविका कर। या ये हो गया पशु पंजीकरण कर। या एक और है बहुत गजब टाइप का, वह है निजी संडास पर कर। गजब बात है ये, क्या लेने की बात कही गई है, निजी संडास पर कर। संडास का मतलब समझते हो कि नहीं समझते, समझते होंगे ठीक है, निजी संडास पर कर ले लिए, जिसके घर में है डेफिनेटली उसके साफ सफाई के लिए पंचायत के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए क्या ले लिया जाएगा, पैसा ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये सब ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य कर है जो इस अधिनियम के अनुसूची नंबर 1 में शेड्यूल्ड किया गया है। क्लियर है। अगला मैं बात करता हूं किसके बारे में, किसके बारे में, जनपद। जनपद पंचायत के पास मात्र और मात्र एक याद रखेंगे और वह है मनोरंजन कर। क्या लिखेंगे, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। या नाट्य गृहों पर कर। क्या याद रखेंगे, नाट्य गृहों पर कर। या नाट्य प्रदर्शनों पर कर, एक ही है, सब के सब एक ही है, नाट्य प्रदर्शनों, नाट्य प्रदर्शनों पर कर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई नाचा कार्यक्रम करवा रहे हैं, कहीं पे नाचा होता है ना गांव में, ऑर्केस्ट्रा बुला रहे हैं, मनोरंजन करवा रहे हैं, तो पहले आप जनपद पंचायत मांग ले, पहले तो 1000 मेरे को दे, फिर उसके बाद जो नाटक करना है कर लो। या कहीं कहीं गांव में क्या होता है, मनोरंजन कर थिएटर लगा रहता है, छोटा छोटा थिएटर बना रहता है, तो ये अगर कहीं मनोरंजन हो रहा है गांव में, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कर कौन लेगा, जनपद। कहीं पे नाट्य गृह बना रहता है जहाँ पे नाटक का मंचन किया जाता है, तो उस पर कौन ले लेगा, जनपद। या कभी कभी नाट्य प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, जगह जगह नाचा या ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से कौन ले सकता है, जनपद। अगला हम बात करते हैं अनुसूची नंबर, अनुसूची नंबर 2 में हम बात करें एकदम जल्दी से। और यहाँ पे मैं बताया हूँ कौन सा कर है आपका, वैकल्पिक। कौन सा कर है यहाँ पे, वैकल्पिक कर। ऑप्शनल रूप से क्या लिया जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शनल रूप से अगर दे दिया जाए तो ये लो भाई, ऑप्शनल में अगर हम बात, वैकल्पिक कर में कौन है आपका, ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत का तो लिस्ट इसमें नहीं मिलता है, ग्राम पंचायत के वैकल्पिक कर के बारे में हम चर्चा करते हैं। वैकल्पिक कर इनके द्वारा क्या क्या है, जल्दी से एकदम चर्चा करें हम लोग। वैकल्पिक कर में नंबर 1, कोई अपने घर में बैलगाड़ी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बैलगाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी अपने प्रयोग के लिए नहीं, सेवा देने के लिए, सेवा देने के लिए। पहले के लोग किस में आना जाना करते थे जी, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी के माध्यम से सेवा दे रहा है। या कोई रिक्शा रखा हुआ है, या कोई घर में टांगा रखा हुआ है। बैठे हो कभी टांगा, बहुत मजेदार रहता है टांगा, है ना। बैलगाड़ी, रिक्शा या टांगा रखा हुआ है, सेवा देता है आवागमन में, तो उस पर भी टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन ये क्या रहेगा आपका, वैकल्पिक। तो इन्हीं के स्टैंड पर एक और लिखेंगे, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, रिक्शा या टांगा स्टैंड पर लिया जाने वाला कर, स्टैंड पर लिया जाने वाला कर। ये सब रखना अपने आप में अलग बात है, रखना अपने आप में अलग बात है। उसका प्रयोग करने के लिए एक स्टैंड बनाकर रखना। चौक चौराहे में क्या बना दिया जाता है, स्टैंड। कोई स्टैंड बनाकर रखा हुआ है जहां से सवारी लाना ले जाना करना है। या हम बात करते हैं जल कर। जल कर, घरों में आजकल
नलकूप के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है, पीने का पानी, उस पे जो टैक्स लिया जाता है सभी गांव में लिया जाता है, लगभग 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये जो भी है, तो वो क्या है हमारा जल कर। या अगला है जल निकासी कर। जल निकासी, निकासी समझते हो जी, घरों से जो ड्रेन वाटर होता है उसको निकालना, बिल्कुल एक नाली के माध्यम से निकाल रहे हो, उसका क्या करवाना पड़ेगा हमको, साफ सफाई करवाना पड़ेगा, तो क्या पढ़ेंगे हम, जल निकासी कर। या हम बात करेंगे चारागाह पर कर। किसकी बात करेंगे, चारागाह पर कर। चारागाह बने होते बहुत सारे गांव में, वहां पे अगर आप अपने पशुओं को चराना चाह रहे हो तो आपको चारागाह पर कर ले लिया जाएगा। ये वैकल्पिक कर है। ये क्या है, अच्छा गांव में कहीं पे क्या बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है, या वहां पे क्या बना हुआ है, विश्राम गृह बना हुआ है, इस पर लिया जाने वाला कर, इस पर लिया जाने वाला कर बहुत सारा है जी, लिस्ट बहुत बड़ा है, उतने बड़े लिस्ट के पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मेन ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्लियर है, ये सब ऑप्शनल है, ये सब अनुसूची नंबर 2 में सूचीबद्ध है। बात समझ में आ रहा है, बैलगाड़ी, रिक्शा, टांगा या उनके स्टैंड, या हम बात करेंगे जल पहुंचाने के लिए, जल निकल रहे उसके लिए, चारागाह के लिए, या धर्मशाला या विश्राम गृहों पर लिया जाने वाला कर, ये सब क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है। इस पे लिया जा सकता है, लिया ही जाएगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। बात समझ में आया, लिस्ट बहुत बड़ा है, इतना पढ़ लो, फिर भी अगर और ज़्यादा पढ़ना है, एक बार लगता है जानकारी लेना चाहिए, नरूला की बुक में पढ़िए, पूरा अधिनियम के प्रावधान है, क्लियर है पूरे का पूरा ये चीज, ये क्लियर है। चल यहाँ तक आपको पढ़ाना था, ये हो गया आपका 3 टॉपिक। जल्दी से मुद्दों को समझेंगे, मुद्दों को जल्दी से समझेंगे। जैसे कोई नया ग्राम बनाना है, जल्दी से समझेंगे, कुछ नोट करके बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। चलो मान लो जाए ऐसा है, हमको क्या करना है, इधर जल्दी से बात करेंगे। नंबर 1 कोई ग्राम बनाना है, क्या बनाना है, कोई ग्राम, एक नया गांव बना दिए, बीच बीच में बनते रहते ना, नए नए गांव बनना है, या हमको याद रखेंगे नया क्या बनाना है हमको, ग्राम सभा, या हमको नया क्या बनाना है, ग्राम पंचायत, या कौन बनाना है आपका नया कोई क्या बनाना है, जनपद पंचायत, या हमको क्या बनाना है नया कोई जिला पंचायत। तो याद रखेंगे इन सब की घोषणा करेगा कौन, कौन करेगा, राज्यपाल। राज्य शासन ही करेगा, लेकिन कौन करेगा घोषणा, राज्यपाल द्वारा आदेशित होगा। बात समझ में आया, कोई और नया गांव नहीं बना सकता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन नहीं कर सकता है, ये सब किसके द्वारा होगा, राज्यपाल। अब जल्दी से ये पहला मुद्दा हो गया, दूसरा मुद्दे पे जल्दी से चर्चा करो दोस्त। आप लोग याद करो, मैंने बोला मान लो जाए 2 ग्राम सभा है, ग्राम सभा वर्सेस ग्राम सभा के बीच की लड़ाई है, ग्राम सभा व 2 ग्राम सभा के बीच की लड़ाई है, और दोनों का एक ही पंचायत है, 2 ग्राम सभा का एक ही पंचायत है। तो याद करो मैंने क्या बोला, ऐसे परिस्थिति में क्या बुलाया जाएगा, पक्का कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा, भूपेश बघेल, हाँ सरपंच बुलाएगा, कौन बुलाएगा, सरपंच। अब इधर मुद्दा सुनो, एक और बात करते हैं हम लोग। यदि लड़ाई मान लो जाए 2 ग्राम पंचायत के बीच में है, ग्राम पंचायत वर्सेस क्या है, ग्राम पंचायत, हो सकता है कि नहीं जी, 2 ग्राम पंचायत के मध्य अपने क्षेत्र को लेकर, तालाब को लेकर, चारागाह को लेकर, मैदान को लेकर, पानी को लेकर लड़ाई हो सकता है। इनके मध्य लड़ाई को किसको सुलझाने के लिए देते हैं, राज्य सरकार। किसको देते हैं हम लोग, राज्य सरकार। अच्छा चौथा एक मुद्दा याद रखेंगे, यदि लड़ाई कुछ ऐसा है, मान लो जाए लड़ाई क्या है आपका, एक ग्राम पंचायत वर्सेस केंद्र के किसी संस्था के मध्य है, केंद्र के किसी संस्था के मध्य है। जैसे कि गांव में ही देखे होंगे मिलिट्री कैंप बना रहता है, बना रहता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एक बहुत बड़े एरिया में अपना पूरा साम्राज्य बनाते हैं उन लोग, डेफिनेटली उसके आसपास ग्राम पंचायत रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ग्राम पंचायत रहेगा तो दोनों के मध्य क्या हो गया, कोई मिलिट्री कैंप है, कोई क्या लगा हुआ है, मिलिट्री कैंप।
उस ग्राम पंचायत के मध्य क्या हो गया, किसी भी मुद्दे को लेकर क्या आ गया, विवाद आ गया। अब मुद्दा बनता है, ऐसी परिस्थिति में इस विवाद का निपटान कौन करेगा, किसको दोगे जी, डेफिनेटली किसको दोगे, केंद्र सरकार। किसको दोगे, केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। किसका मामला है, केंद्र सरकार। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, कोई भी केंद्र सरकार का कोई संस्था हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है या कोई भवन हो सकता है, तो डेफिनेटली वैसे परिस्थिति में उनके साथ विवाद भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार अपना एक संस्था बना रहा है, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली घड़ी चौक में नहीं बनाएगा वो, दूरस्थ कहीं गांव में ही बनाया जाता है। अब बना रहे हैं लेकिन वहां के ग्राम पंचायत के लोग वहां को उसको विरोध कर रहे हैं, विवाद का स्थिति उत्पन्न हो गया, तो ऐसे मुद्दों पर निपटान कौन करेगा, केंद्र सरकार। बात समझ में आया, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अच्छा, मैंने बताया है कि नहीं कि ग्राम पंचायत का भी विघटन हो सकता है, नहीं बताया इस क्लास में। किसी ग्राम पंचायत, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पंचायत में पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है, लेकिन राज्य शासन को ऐसा लग रहा है उस पंचायत के सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, या उनमें कोई भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, या कोई भी ऐसे परिस्थिति में लगे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, राज्य शासन को यह शक्ति है कि वह किसी ग्राम पंचायत को पूरे का पूरा विघटित कर देगा। वो सभी पदाधिकारी समाप्त, एक साथ, कोई पंच नहीं रहेगा, कोई सरपंच नहीं रहेगा, कोई पंच नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, पदाधिकारी समाप्त। राज्य शासन की एक शक्ति है, पूरे जनपद पंचायत को विघटित कर देगा। बाद में वो चुनाव कराएगा नहीं कराएगा, क्या कराएगा उसकी मर्जी है। कोई भी पद वैसे रिक्त होता है, 6 माह में चुनाव होता है, लेकिन याद रखना राज्य शासन की शक्ति है कि वो तीनों पंचायत में से किसी को भी एक जांच के आधार पर एक अधिकारी के माध्यम से विघटित कर सकता है। मैंने तो आपको एक एक पदाधिकारी को हटाने का बात पढ़ाया है, किसी को निलंबित कर सकते हैं, किसी को पद मुक्त कर सकते, पढ़ाए ना। मैं आज यह कह रहा हूं पूरे के पूरे एक साथ हटाए जा सकते हैं। अब प्रश्न बना, सर उस गांव का प्रशासन कैसे चलेगा, कोई नहीं रहे, ना सरपंच है ना उप सरपंच, ग्रामीण विकास, तो राज्य शासन क्या करेगा, ऐसे समय में एक समिति गठित कर देगा। जब तक नया चुनाव ना हो तब तक उस गांव में क्या गठित कर देगा, एक समिति। समिति में कौन होंगे इसका उन्होंने कुछ नहीं बताया है, बोल देगा एक समिति गठित कर देगा और इसी को सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। समिति में आप क्या कर दो, कोई शिक्षक को रख दो, समिति में क्या करो, स्थानीय किसी समाज सेवी को रख दो, गांव में जिनका औहदा चलता है, जिनका नाम चलता है, जिनको सुनते हैं, एक समाज सेवी के रूप में रहें, रिटायर्ड शिक्षक रहें, उनको रख लो। ऐसे क्या बना दिया जाएगा, समिति। और उस समिति के माध्यम से उन पंचायत का जो काम है वो देखा जाएगा जब तक नया पंचायत गठित ना हो जाए। तो ये राज्य शासन की शक्ति है कि वो किसी भी पंचायत को विघटित भी कर सकता है अगर उनके पास पर्याप्त आधार है तो। बात समझ में आया, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं और ऐसे अगर एक एक दो मुद्दे बात करते जाए तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। धीरे धीरे अब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते सब तक वो सब मिलेगा। क्लियर है, समाप्त पंचायती राज, क्लियर है। अब आप इसका पढ़ो और सबसे मेन चीज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, वो सबसे बड़ा टास्क है। बार बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, अलग अलग तरीके की चीजें आपसे टकराएगा, बनाओगे, तब समझ पाओगे हाँ क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। क्लियर है, लगातार इससे प्रश्न बुने जाते हैं। इस साल प्रश्न आने का चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी 2 साल बाद 2.5 साल बाद चुनाव हुआ है, पंचायती राज नगरीय निकाय का उपचुनाव, तो बहुत एकदम टॉपिक बना रहा है ये लगातार। क्लियर है, ठीक।